हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दरअसल तेलंगाना राज्य के द्वारा राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए उपवर्गीकरण को अब लागू कर दिया है और इस कार्य को करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है। अब ज़रूरी है कि हम लोग इस मामले को पूरी तरह से समझें कि इसके तहत क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये GS पेपर 2 के तहत बहुत ही खास मामला है। तो आइए इसके लिए देखते हैं सबसे पहले हमारी न्यूज़ का क्या कहना है। तो हमारी न्यूज़ यहाँ पर कह रही है, तेलंगाना फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन, व्हाट इट मीन्स, हु डज इट हेल्प। तो देखिए भाई, तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सब कैटेगराइजेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अब इसका अर्थ क्या है और इससे क्या लाभ होने वाले हैं, क्या किस किस को लाभ होने वाले, वो सभी चीज़ें हमको समझनी है। तो आज की क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों, तेलंगाना राज्य सरकार का आदेश, उपवर्गीकरण की स्थिति और संभावित लाभ, संबंधित आयोग और उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ हमें समझना है। तो देखिए, दरअसल तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा फिलहाल एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये बताया कि देखिए जी, 14 अप्रैल 2025 से हम राज्य के अंदर सभी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सब कैटेगराइजेशन को लागू कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह स्थिति उन्होंने क्लियर तो कर दी, लेकिन ये मामला के लिए तैयारी कई महीनों से चल रही थी। इसके लिए एक विधेयक पिछले महीने ही विधानमंडल से पास करा लिया गया। 8 अप्रैल 2025 को राज्यपाल से उस पर सहमति भी ले ली गई। अब ये देखना था कि किस दिन इसे लागू किया जाए। हालांकि ये कहानी यहीं पे नहीं है। दरअसल इसके लिए हम ये देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुरूप दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को सब कैटेगराइजेशन के मामले में एक वर्डिक्ट पास किया था, एक आदेश जारी किया था। उस आदेश को फॉलो करते हुए ही तेलंगाना राज्य सरकार ने सारा कार्य किया है और इस कार्य को करते हुए अब हम लोग ये देखते हैं कि राज्य के अंदर अनुसूचित जाति सूची में मौजूद 59 जातियों के सब कैटेगराइजेशन का कार्य किया है। दरअसल जिस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बिल्कुल ये कार्य किया जाना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन हो, क्योंकि जब से हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई है तब से सभी जातियों को इसका समान लाभ नहीं मिला है। अब शेड्यूल्ड कास्ट में भी कुछ ऐसे हैं जो इसका लाभ ले चुके हैं और आज भी अच्छे से लाभ लेते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले से वंचित रहे हैं और अभी तक वंचित है, उनकी स्थिति में कोई सुधार देखा नहीं गया है। तो जरूरी है कि इस मामले पर कार्य किया जाए और शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी अब सब कैटेगराइजेशन हो, ताकि जिनको लाभ नहीं मिला उन्हें वरीयता देकर के हम उन तक लाभ पहुंचाएं। अब इस कार्य के तहत तेलंगाना राज्य के तहत एक आयोग बनाया गया और ये आयोग बनाया गया था हाईकोर्ट के न्यायाधीश शमीम अख्तर की अध्यक्षता में। इन्होंने राज्य सरकार को सिफारिशें भेजी, जिसके ऊपर कार्य करते हुए अब 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं इन 59 जातियों के। तो देखिए, जो पहला ग्रुप है उस पहले ग्रुप में इन्होंने रखा हुआ है उन जातियों को जो आरक्षण के बावजूद पिछड़ी ही बनी हुई है, उन तक इसका कोई खास लाभ पहुंचा नहीं है। दूसरे में वो जातियां रखी गई हैं जिन्हें इस आरक्षण का सीमांत लाभ मिला है और तीसरी वो है जो तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ की स्थिति में अब बनी हुई है। अब सामान्य तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो आरक्षण रहता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वो कितना होता है, 15% का होता है। तो अब राज्य के पास ये जिम्मेदारी थी कि 3 अलग अलग समूहों के लिए अब इस 15% के आरक्षण का डिवीजन किस प्रकार से किया जाए। तो डिवीजन का कार्य इस प्रकार किया गया कि जो ग्रुप 1 के अंदर पिछड़ी जातियां हैं, यानी कि जिन्होंने अब तक खास लाभ नहीं लिया है, वो पिछड़ी की पिछड़ी बनी हुई है, अब पहले उनकी स्थिति समझी गई। तो यहाँ पता चलता है कि भाई इन 59 में से 15 उपजातियां ऐसी हैं या 15 जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी स्थिति में। तो अब राज्य सरकार ने कहा कि इनको हम लोग कुल आरक्षण के अंदर 1% दे रहे हैं। हालांकि ये हमारी कुल जनगणना के हिसाब से अभी 0.5% ही है, इससे ज्यादा की स्थिति इनकी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी इनको 1% दिया ताकि इनकी स्थिति में सुधार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों के अंदर और शिक्षा में लाभ ले सके। वहीं वो जातियां जिन्होंने अब तक सीमांत लाभ लिया है, इन जातियों की संख्या है 18। तो इनके लिए कहा दिया गया कि 18 संख्या है, तो ठीक है, इनको भी अच्छा खासा भी फिलहाल चाहिए, क्योंकि सीमांत लाभ में इनको हम लोग 9% आरक्षण दे रहे हैं। और वहीं जो अधिक लाभ की स्थिति में है उन जातियों की संख्या 26, तो उनके लिए कहा गया कि ठीक है, इनको हम लोग 5% का ही आरक्षण बस देंगे। तो जो 15% का कोटा था, उस 15% के कोटे को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, 9 और 1 10 और 5 15। अब ये लागू है राज्य के अंदर और आने वाले समय में जितनी भी सरकारी नौकरियों की स्थिति रहेगी या शिक्षा की रहेगी, वहां पर यह आरक्षण लागू रहेगा। साथ साथ राज्य सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर 2026 की जनगणना में हम लोग ये पाते हैं कि राज्य में अनुसूचित जातियों का अनुपात बदला है और जनसंख्या इनकी बढ़ गई है, तो हम इनके लिए बढ़ा हुआ आरक्षण लागू करने पर बिल्कुल कार्य करेंगे, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये पूरा का पूरा कार्य तो हो गया राज्य सरकार का कार्य और इससे अब जातियों को लाभ होने वाला है जो खासतौर पर पिछड़ी कैटेगरी में। हालांकि अब जो आरक्षण के तहत भी आरक्षण है वो राज्य के अंदर लागू कर दिया गया है इस आधार पर, ठीक है, उनकी स्थितियों के आधार पर।
अब दरअसल ये सारा का सारा कार्य किया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी होना चाहिए सब कैटेगराइजेशन, और इसकी मांग की गई थी ओबीसी के क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाले सिस्टम के आधार पर कि जब उनमें भी डिवीजन है तो भाई शेड्यूल्ड कास्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभ ले चुके हैं और बढ़िया से अभी लाभ और लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना तो लाभ ठीक तक मिल पाया अब तक और ना ही अब वह उठा पा रहे हैं उसका लाभ। तो जरूरी है कि चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत कुछ खास पैरामीटर भी निर्धारित किए गए थे, उन पैरामीटर्स को ही फॉलो करते हुए ये सारा का सारा कार्य हुआ। तो क्या क्या रहा वर्गीकरण का आधार? तो वर्गीकरण के आधार के अंदर जो खास चीज़ें थी उनमें पहला था फैसले की विषय वस्तु, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस आधार पर दिया। इसके अलावा अनुभवजन्य आंकड़े, यानी कि राज्य के हमारे पिछले आंकड़े क्या कहते हैं, उन आंकड़ों को फॉलो करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना। इसके साथ साथ अनुसूचित जातियों के तहत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और राजनीतिक स्थिति को समझना। इन सारी स्थितियों को समझते हुए खास उद्देश्य ये रखना कि किस प्रकार से हम लोग राज्य में सभी अनुसूचित जातियों तक सामाजिक कल्याण कर सकते हैं उनका, साथ साथ जो हाशिए पर मौजूद वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए किस प्रकार से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और संसाधनों का उचित आवंटन किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो आधार मिले उन आधारों के तहत अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सारा का सारा कार्य किया गया। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि भाई राज्य सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी पूरा कर रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले इन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को 42% किया था, अब एससीज के लिए भी इस प्रकार से काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर यानी कि ओबीसी और एससी मिलकर के राज्य की कुल जनसंख्या का 70% बनाते हैं। तो राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जा रहा है, पर ओवरऑल ये कि कहीं ना कहीं आप कास्ट के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जातियों के उत्थान के लिए सोच रहे हैं और खासतौर पर उनके लिए सोच रहे हैं जो हाशिए पर बने हुए हैं, जो पिछड़े के पिछड़े ही हैं आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये सब कुछ कहना पड़ा कि सब कैटेगराइजेशन ठीक है और किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस मामले में एक कहानी शुरू होती है 1975 में, और ये कहानी 1975 में शुरू होती है हमारे देश के पंजाब राज्य में। दरअसल 1975 में पंजाब की राज्य सरकार दो खास जातियों, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वाल्मीकि और दूसरी है यहां पर मजहबी सिख। अब दरअसल पंजाब राज्य ने 1975 में एक व्यवस्था ये की कि देखिए, हमारे राज्य में जो रिजर्वेशन लागू है उस रिजर्वेशन के तहत हम वाल्मीकि और मजहबी लोगों के लिए खास व्यवस्था रखेंगे, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इनको थोड़ा सा खास आरक्षण की आवश्यकता है तो इसलिए हम लोग इनको प्रायोरिटी देंगे। अब वो प्रायोरिटी की स्थिति 1975 में निर्धारित कर दी गई राज्य सरकार के द्वारा, चलती भी रही, परेशानी कोई नहीं थी और इन दोनों ही जातियों को लाभ भी मिल रहा था। पर इस लाभ की स्थिति 2004 में आकर के थोड़ा सा समस्याओं में आ गई। दरअसल 2004 में पंजाब सरकार के इस पूरी की पूरी स्थिति के अनुरूप हमारे देश में आंध्र प्रदेश राज्य ने भी सोचा कि भाई वो भी अब अपनी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि जिनको थोड़ा सा खास रिजर्वेशन की आवश्यकता है उनको थोड़ा वरीयता देगा। अब जैसा ही आंध्र प्रदेश ने यह सोचा तो यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए, इस केस का नाम है ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, राज्य सरकार को तो आरक्षण के मामले में निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है और आप तो आरक्षण की स्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। और जबकि हम लोग स्थिति समझे तो अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष तो सब समान है, पर आप तो यहाँ पर असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ साथ अगर हम लोग अनुसूचित जातियों की स्थिति समझते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जातियां ये एक प्रकार से सजातीय समूह है, यानी ये एक प्रकार सब बराबर हैं, इनमें भेदभाव नहीं है। तो क्यों किसी को खास प्रायोरिटी देना और किसको पीछे रखना, आप सबको बराबर मानते हुए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो अब सारा का सारा कार्य यहाँ पर 2004 में ये कहा गया कि भाई खास प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ईवी चिनैया मामले में ये भी बताया गया कि देखिए, अगर किसी भी जाति को इस सूची में शामिल करना है या फिर उससे जुड़े हुए निर्णय लेने हैं, उसको हटाना है, तो ये मामला अनुच्छेद 341 के तहत या तो राष्ट्रपति को मिला हुआ है या फिर संसद को मिला हुआ है। और राष्ट्रपति या संसद दोनों को ही कभी ऐसा लगता है कि किसी जाति को, मूल वंश को, जनजाति या जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के किसी भाग को अगर शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में शामिल करना है, उसको आरक्षण का लाभ दिलाना है, या कोई शामिल है तो उसको हटाना है जिसको अब आज के समय में लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 341 के तहत जो क्लॉज 1 है उसमें राष्ट्रपति इस मामले में पूरी शक्ति रखता है कि वो उसको शामिल करने का निर्णय ले सकता है। वहीं क्लॉज 2 के अंदर संसद को यह अधिकार है कि किसी जाति को शामिल कर सकता है और साथ साथ उसको हटा भी सकता है, यह अधिकार इसको मिला हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि राज्यों को तो ऐसी पावर है ही नहीं, राज्य तो ऐसे कार्य कर ही नहीं सकते। और सीधे तौर पर इन्होंने आंध्र प्रदेश के आरक्षण के तहत जो ये खास प्रायोरिटी वाला मामला शुरू हुआ था उसको रद्द कर दिया, कह दिया कि ये बहुत ज्यादा गलत है।
अब जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का मामला निरस्त हुआ, रद्द हो गया, अब ठीक उसी प्रकार से एक पिटीशन पहुंच जाती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कहा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि राज्य सरकार को तो ये ऐसे कार्य करने का अधिकार ही नहीं है, राष्ट्रपति और संसद के पास ये सारी की सारी पावर है, और इस प्रकार से रिजर्वेशन में प्रायोरिटी देना तो बहुत ज्यादा गलत है। अब जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो ये हाईकोर्ट में पहुंचता है 2006 में, और इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट कहता है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बात सही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम फॉलो करते हैं, और 1975 में जो ये व्यवस्था की थी ना वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए, हम इसको पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, भाई ये तो गलत मामला है। तो पंजाब सरकार की स्थिति भी रद्द हो गई अब आंध्र प्रदेश सरकार के बाद। हालांकि यहां पर केवल हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए ही रोक लगती है, क्योंकि पंजाब सरकार मानती नहीं है, और पंजाब सरकार 2006 में ही एक नया कानून भी तैयार कर देती है, यानी कि बिल तैयार किया, पास करा ले, सभी चीजें आगे बढ़ा ली। अब 2006 के अंदर फिर दोबारा स्थिति यही थी कि भाई मजहबी सिखों और वाल्मीकि लोगों को जो आरक्षण के तहत विशेष स्थिति मिल रही थी वो दी जाएगी और आगे बढ़ती रहेगी। अब कुछ लोगों को ये फिर पसंद नहीं आई, और हम देखते हैं कि खुद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ये कह देता है कि भाई जो भी चीजें हैं पंजाब के तहत ये विशेष आरक्षण की, इसको हम लोग रद्द करते हैं, ये ठीक नहीं है और ये गलत व्यवस्था है, आप भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहां पर हाईकोर्ट ने मामला रद्द किया। हाईकोर्ट के मामले के तहत अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचता है, और 2014 के अंदर पिटीशन के ऊपर विचार किया जाता है कि भाई क्या किया जाए अब इस मामले के लिए। तो 2020 में हम ये देखते हैं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होता है कि हाँ वास्तव में 2004 में जो फैसला आया था ना, इस 2004 के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी भेदभाव है अलग अलग जातियों में, या सभी जातियां समान है, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। और अगर भेदभाव है जातियों की सामाजिक आर्थिक सामाजिक स्थिति के मामले में, तो उन सभी पे फिर निर्णय लिए जाने चाहिए, ये कार्य तो होना चाहिए भाई। तो अब 2020 में जब निर्णय ये लिया गया कि भाई विचार किया जाना चाहिए और हम सोच सकते हैं सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, तो इस मामले में फिर होती है सुनवाई शुरू। और जब सुनवाई शुरू होती है तो सुनवाई शुरू होने के बाद हम ये देखते हैं कि वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जजों की पीठ ये स्वीकार भी करती है कि हाँ शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में मौजूद सभी जातियों को समान रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, सभी तक समान स्थितियां नहीं रही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी आरक्षण में रहने के बावजूद पिछड़े बने हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी संपन्न स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखो जो भी कार्य किया जाए वो सभी नियमों और दायरों के तहत रख किया जाए, यानी कि जो भी राज्य अपने यहाँ पर जिन जिन जातियों के लिए सब कैटेगराइजेशन को लागू करना चाहती है उसे बताना पड़ेगा कि इस जाति को विशेष स्थिति की आवश्यकता क्यों है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए, और ये थोड़ा लाभ में क्यों रहनी चाहिए, ये सारी बातें आपको क्लियरली बतानी पड़ेंगी, तभी जाकर के आपके जो रिजर्वेशन में स्पेशल रिजर्वेशन की स्थिति हम देख रहे हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, अदरवाइज इसको फिर बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भाई सभी जातियां समान नहीं है, जो कि चीजें 2004 में स्वीकार की गई थी कि सब समान है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि सब समान नहीं है, यानी कि 2004 के फैसले को पूरी तरह से उल्टा। और साथ साथ ये कहा कि जो लोग हाशिए पर मौजूद हैं उन लोगों के कल्याण के कार्य होने चाहिए। ठीक है, अब ये सारी की सारी बातें तो बता दी। अब इन सारी बातों को बताए जाने के बाद अब ये प्रश्न था कि 2004 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति और संसद को अधिकार देता है। आप कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार को करना चाहिए, तो इस मामले में 2 खास अलग अलग अनुच्छेदों के ऊपर नजर डाली गई। ठीक है, तो किस किस अनुच्छेद पर नजर डाली गई? तो सबसे पहले तो बात यहां पर की गई अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 जो हमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का मना करता है कि भाई इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। जब हम इसके क्लॉज 4 में आते हैं तो उसका क्लॉज 4 ये कहता है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात या राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। यानी कि इस अनुच्छेद में जो भी बात की गई हो आपने, या फिर अनुच्छेद 29 के खंड 2 में जो भी बात कर रखी हो, उन सब के बावजूद अगर राज्य शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक कल्याण की दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग उसे मिलते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के अंदर, और राज्य सरकार ये सोचती है कि उनके उत्थान के लिए काम करना है, उनके विकास के लिए काम करना है, तो कोई भी प्रावधान राज्य सरकार को उनके उत्थान के लिए काम करने से नहीं रोकेगा। यानी कि आप
बेशक आरक्षण के अंदर है, पर फिर भी आप कुछ खास जातियों के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, ऐसा यहाँ मेंशन किया हुआ है। सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अनुच्छेद 16 का भी क्लॉज 4 जो है वो भी यही बात कहता है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए अनुबंध करने से निर्वासित नहीं करेगा। यानी कि सीधे तौर पे कहा गया है कि भाई देखो, अगर राज्य को कभी ऐसा महसूस होता है कि राज्य की कोई जाति या कोई वर्ग ऐसा है जिसका प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं चल रहा है सरकारी सेवाओं के अंदर, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती है, वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि संसद के स्तर पर या राष्ट्रपति के स्तर पर ही कार्य हो। भाई यहाँ पर यह भी तो कहा गया है कि भाई किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को भी निर्णय लेने का अधिकार है कि वो कुछ खास समुदायों के लिए, कुछ खास वर्गों के लिए उत्थान के निर्णय ले। बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम लोग डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं तो वहां भी चीजें मेंशन है, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 38 है वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी कि ओवरऑल मामला यह है कि भाई आपको निर्णय लेकर के लोक कल्याण सुनिश्चित करना है, तो लोक कल्याण का कार्य तो आप यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि आपको करनी है। यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा के मामले में आप निर्णय ले सकते हैं, उनके शैक्षिक विकास के निर्णय ले सकते हैं, साथ साथ जो उनके आर्थिक संबंधित हित हैं उन मामलों में भी आप विकास का निर्णय ले सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि भाई डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स के सब जगह पर यह मेंशन है कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो कुछ खास वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, निर्णय ले सकते, चीजों को आगे बढ़ा सकती है। तो इन्हीं बातों को आधार माना हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्हीं बातों को आधार मानते हुए कहा कि बिल्कुल राज्य सरकार ये काम कर सकती है और शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सभी के पास समान स्थिति नहीं है, सबकी स्थिति अलग अलग है और सभी वर्गीकृत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में राज्य सरकारों ने इस पूरे आदेश के लिए सब कैटेगराइजेशन पर काम तो शुरू कर दिया और तेलंगाना हमारे देश में पहला राज्य बन गया। लेकिन इस फैसले के बाद अब बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि सरकारें और सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जातियों की एकता को भंग करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अभी तक सब समान थे, सब एक ही ढांचे में मौजूद थे, सब लोग मिलजुल के चलते थे। लेकिन अब अगर इसमें भी आगे पीछे वाली स्थिति रहेगी, अगड़े पिछड़े वाली स्थिति रहेगी, तो फिर तो ये पूरा का पूरा समुदाय टूटेगा और फिर यहाँ पर भी लोग बढ़ जाएंगे और इनका मत एक नहीं रहेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन पूरे के पूरे फैसलों का, इन निर्णयों का जो मुख्य उद्देश्य है वो हाशिए पर मौजूद लोगों को आगे बढ़ाना, उनका उत्थान करना और लोगों को उनका प्रतिनिधित्व दिलाना जो अब तक लोगों को नहीं मिला है, ये रहा। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्थितियां यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से जानी समझी, और ये सब कुछ जानने के बाद हम लोग इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आराम से दे सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कॉमेंट में जरूर से बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी के अलावा हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ हम फाइल शेयर करते हैं, इंस्टा पे मिल सकते हैं, फेसबुक मिल सकते हैं और एक्स पे भी मिल सकते हैं। इस QR को स्कैन करके आप सीधा पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना है, बाकी शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने अपनी इस क्लास में समझी है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।